Good morning, students. Further, we are continuing with the chapter 12, that is about Indian Constitution and Social Science. Last class, we had discussed how this constitution has been formatted, how the committee, who all people were there, कौन थे जिन्होंने उस कमिटी में इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मदद करी, कितना समय लगा, किस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें बनाई. Further, we are talking about some special features of constitution. Special features. So the first feature according to our constitution is it is written and largest. जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे गवर्नमेंट के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं, वो लिखित हैं, दैट इज रिटन एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें अबाउट हमारे पास 395 आर्टिकल्स हैं. ओके, 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स हैं एंड वी हैड these schedules divided into 22 parts. इसके भी 22 parts भी हैं. So this is one of the constitution all over the world which is the largest one. Written इसलिए कि कुछ ऐसे भी constitutions हैं जो verbally चल रहे हैं but they do not have written records of that all rules and regulation. इसलिए कई जगह कई ऐसे countries हैं जहाँ पे लिखित में ये सारे constitution नहीं है. जबकि अमेरिका में सिर्फ 7 आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन है. 147 आर्टिकल कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में 128 128 आर्टिकल्स बस है. सबसे छोटा अभी हमने पढ़ा अमेरिकन, उससे बड़ा ऑस्ट्रेलियन और सबसे बड़ा जो हमें 147 आर्टिकल्स का है वो है कैनेडियन. पर सबसे बड़ा आर्टिकल जो है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 395. सेकेंड कॉन्सेप्ट इज इट इज rigid but also flexible. rigid का मतलब होता है ठोस और flexible का मतलब होता है जो मोल्ड हो सके, जो रिकंस्ट्रक्ट हो सके, समथिंग लाइक दैट, जो बेंड हो सके, फिर आ सके. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा जाता है कि हमारी कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बिल्कुल रिजिड है. वी आर फॉर्म टू दैट एंड वी विल नॉट गोइंग टू चेंज दैट. बट समहाउ एज पर द टाइम, एज पर द नीड ऑफ द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, इफ यू वांटेड टू चेंज समथिंग, so you can go for the 3 part of amendment. There are 3 procedures for Indian constitution that you can change any type of constitutional value. Certain provisions can be by, आप ये कह सकते हो कि simple majority ले लिया या फिर majority of some specific majority लेते हैं, या फिर यदि हमें state wise कोई बात करनी है तो कम से कम 50% of the total Indian state should favor that. तो वो भी majority की बात है, more than 50%. तो हम उस बात को रूल को हम देखेंगे कि किस तरह को अमेंड करा जा सकता है, चेंज किया जा सकता है. थर्ड वन इज सोवेरियन. सोवेरियन स्टेट. सोवेरियन स्टेट का मतलब होता है स्वतंत्र रहने वाला, समथिंग विच कैन लिव इंडिपेंडेंट. एज वी नो दैट बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश वर रूलिंग ऑन अर्थ and we were on dependent for everything to them. But now we are independent. हमें अब कोई भी फॉरेन या इंटरनल किसी भी तरह की कोई दखलंदाजी पसंद नहीं है. तो हमारे पास अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, हमारी खुद की इकोनॉमिक स्टेटस है, स्टैंडर्ड है और हम किसी के दबाव में कोई काम नहीं करते, इसलिए उसे सॉवरेन स्टेट कहा जाता है.
citizen of our country, India, should fulfill अपने basic needs, अपनी जो खास चीज़ें हैं, बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, इन चीज़ों पे वो डिपेंड रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट उन्हें फॉर्मुलेट करे। जैसे आजकल बिलो पॉवर्टी लाइन को लेकर जो चल रहा है कि बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको राशन फ्री में या कुछ ऐसा दिया जाता है, तो हर एक सिटीजन का हक है कि वो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करे। उसके लिए हम उसे कहते हैं सिर्फ सोशलिस्ट। मिनिमम बेसिक नीड ऑफ एवरी इंडियन शुड बी फुलफिल्ड। सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू इंडियन कंडीशन शुड बी अडॉप्टेड। मतलब हम किसी में कोई तरह की भेदभावना नहीं रखते। रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ें हर किसी इंडियन सिटीजन का हक है जो उसे मिले। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कोई भी रिलीजन के आपस में इंटरफेयर ना होना और अब हर धर्म का रिस्पेक्ट करना। हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं हम उस धर्म को सीखते हैं, समझते हैं, उससे प्यार करते हैं। जो दूसरे धर्मों में पैदा हुए वो उस जगह को धर्म को चाहते हैं, प्यार करते हैं। तो हमें हर किसी के धर्म को उतना ही रिस्पेक्ट देना है और उतना ही सब कुछ। ये किसी भी तरह की चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि ये कौन है, ये वो कौन है। हम लोग को हर रिलीजन को रिस्पेक्ट देना। नेक्स्ट वन इज योर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री form of government states that you had two divisions of this government, that is central government and state government. हर चीज़ हर पावर सिर्फ सेंट्रल के पास हो और स्टेट उसी पे डिपेंडेंट हो, इस तरह से हो नहीं सकता। इसलिए हम ये मानते हैं कि जितने भी पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं वो स्टेट में अलग लेवल पे चलते हैं और सेंट्रल में अलग लेवल पे चलते हैं। भाई आज यदि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जबलपुर में या एमपी में रोड्स उतनी अच्छी नहीं है, तो रोड्स को ठीक करना या रोडवेज को ठीक करने के लिए एमपी गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू मैन्युफैक्चर इट, टू मेक इट प्रॉपर मेंटेनेंस एंड ऑल। सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट अप्लाइड और सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो there are many powers who are being distinguished according to the central and state. बड़ी नीतियाँ जो होती हैं, बड़े जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे हैं, पर हर स्टेट का अपना खुद का एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। इसलिए इनकी पावर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल पावर एंड स्टेट पावर। सिक्स्थ वन इज द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म मीन्स हमारी गवर्नमेंट में सारे जो पार्ट्स हैं, द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट इंडिपेंडेंट इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन बट इट इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एंड स्टेट। जितने भी हमारे पावर्स हैं ये अलग अलग जुरिडिक्शन में, अलग अलग जगहों पे, अलग सेंट्रल और स्टेट में डिफाइंड है। फेडरल का भी मतलब यही होता है कि इट इज डिवाइडेड इनटू स्टेप बाय स्टेप कंडीशन। स्टेप सेंट्रल अलग है और स्टेट अलग है। सेवेंथ इज योर इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी। जो हमारे समस्याओं का निदान करता है वो है कोर्ट, जजेस, रूल्स रेगुलेशन। तो जो भी कोई बात यदि किसी को गलत लगती है तो उस बात को ठीक कौन करता है? ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है न्यायपालिका जो एक पर्टिकुलर एरिया से चालू होती है और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, मतलब इसमें किसी भी तरह के किसी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता है। दूसरा ये इम्पार्शियल मीन्स किसी भी तरह की पार्शियलिटी वो नहीं करती है, मतलब किसी भी तरह की ऐसी चीज़ कि
मैं उसके लिए ये करूँगा, इसके लिए ये नहीं करूँगा, या वो इस जगह का आदमी है तो मैं उसके लिए ये करूँगा, इस तरह की कोई पार्शियलिटी उनमें नहीं होती। हैंस वी से दैट कि जजेस गिव अ फर्म डिसीजन। ऑब्वियसली ये होना भी चाहिए कि नहीं तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो जाएगी कि हम किसी को जजेस फेवर कर रहे हैं और दूसरे को नहीं, तो ऐसे में तो जजमेंट ही नहीं हो पाएगा। 8th one is the concept of fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे राइट्स हमारे पास आते हैं जो हमें एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमें हेल्प करते हैं यहाँ रहने के लिए और सारी चीज़ों के लिए। जैसे राइट टू इक्वालिटी, हर व्यक्ति इस जो इंडिया का सिटीजन है वो सब बराबर है, एक जैसे हैं। राइट टू फ्रीडम, हम लोग आज़ाद हैं, हम किसी के स्लेव बन के किसी की उसमें नहीं रहते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यदि कोई हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है तो हम उसके लिए बता सकते हैं, लड़ सकते हैं कि वो हमें एक्सप्लॉइट ना हो। 4th राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम अपने धर्म को पूछ सकते हैं, इसमें किसी भी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं कि तुम ऐसा नहीं ऐसा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हम सभी को अपने कल्चर को मेंटेन करने की, जहाँ तक पढ़ाई करना चाहें वहाँ तक पढ़ाई करने की अनुमति है और इसमें किसी भी तरह का कोई एज का बाउंडेशन भी नहीं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से यदि कोई रूल और रेगुलेशन हमें मिला है तो हम उसको वो हमारे लिए यदि गलत हो रहा है तो हम उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं और उसको कह सकते हैं। 9th one is the directive principles. Directive principles, there are some rules जो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, जो ऐसे फंडामेंटल रूल्स हैं जो हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को किस तरह चलना है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। These are the some type of guidelines for the political, social and economic programs जो अभी हमारे आसपास हो रहा है। यदि कोई हम शिक्षा अभियान चलाना चाहते हैं या हम कुछ मॉनेटरी हेल्प करना चाहते हैं या कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कुछ नई चीज़ें बन रही हैं या वो अपने रूल्स हैं, तो वो हमारे लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की पूरी लिस्ट है कि ये चीज़ें आपको फॉलो अप करना है। Last, not the last one, the 10th is your universal adult franchisee. Universal adult franchisee means it's a relation of giving you voting. हर वो सिटीजन, every citizen of India who is above 18 years is eligible to vote. वो स्वतंत्र है, वो जिस चाहे पॉलिटिकल पार्टी को, जिस मेंबर को चाहे अपना वोट दे सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर द 11th स्पेशल फीचर, दिस इज योर स्पेशल और यू कैन से सिंगल सिटीजनशिप। जैसे हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स हैं और इन स्टेट्स की यदि हम बात करें तो ये स्टेट्स 29 स्टेट्स हैं, तो हमें स्टेट वाइज सिटीजनशिप नहीं मिलती, हमें कंट्री वाइज सिटीजनशिप मिलती है। मतलब अ पर्सन हु इज लिविंग इन महाराष्ट्र विल गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, नॉट द सिटीजनशिप ऑफ महाराष्ट्र। So there is not a dual nature concept. The Indian Constitution has adapted citizenship of single citizenship, that is any person belonging to India will be a citizen of India, not of a particular area. So these are the some features जो हमें Constitution ने बना के दिए। इसके अंदर भी बहुत सारी बातें हैं जो हम बहुत डिटेल में हायर क्लासेस या फिर और जाके पढ़ते हैं, बट राइट नाउ this is a very good concept. Written record of our constitution is very largest, rigid but flexible, sovereign state. That means we are not under pressure or under compulsion of anyone. Okay. Socialist, secularism, parliamentary form, federal form, independent and impartial judiciary, fundamental right,
next class we're going to continue with the exercise.